मुंबई की रात आज कुछ ज्यादा ही काली थी। अरब सागर से उठने वाले काले बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था। शहर की रोशनी नीचे टिमटिमा रही थी, जैसे किसी गहरी खाई में जुगनू चमक रहे हों। नरीमन पॉइंट की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत द स्काईलाइन टावर, इसकी 50वीं मंजिल पर एक पेंट हाउस था जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सेट जैसा लगता था। चारों तरफ बुलेट प्रूफ कांच की दीवारें थीं जिनसे पूरा मुंबई शहर दिखाई देता था। अंदर का तापमान एकदम नियंत्रित था। हवा में महंगे लेवेंडर डिफ्यूज़र की खुशबू थी और फर्नीचर इतना कीमती था कि एक आम आदमी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर भी उसे छूने से डरता। ये रिया सिंघानिया का किला था। रिया अपने लिविंग रूम में टहल रही थी। उसके हाथ में क्रिस्टल का गिलास था जिसमें दुनिया की सबसे महंगी विस्की झलक रही थी। उसने एक सफ़ेद सिल्क का गाउन पहना था जो उसकी बेचैनी को छिपा नहीं पा रहा था। वो बार बार अपनी कलाई पर बंधी डायमंड घड़ी देख रही थी। 10 बज चुके हैं, रिया ने खुद से कहा। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। अगर वो अगले 5 मिनट में नहीं आया तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा दूंगी, चाहे उसने मुझे 100 करोड़ का गिफ्ट ही क्यों ना दिया हो। तभी उसकी निजी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। एक डिंग की आवाज़ हुई जो उस सन्नाटे में गोली चलने जैसी लगी। रिया पलटी। लिफ्ट से अर्जुन बाहर निकला। उसने वही ब्लैक टक्सीडो पहना था जो उसने नीलामी में पहना था, लेकिन अब उसका कोट कंधे पर लटका था और शर्ट की बाहें ऊपर मुड़ी हुई थीं। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन चाल में वही पुरानी बादशाहत। लेकिन रिया की नज़र अर्जुन पर नहीं, बल्कि उसके पीछे से आ रही परछाई पर अटक गई। अर्जुन के पीछे एक लड़की थी, निशा। निशा को देखकर रिया का मुंह खुला का खुला रह गया। निशा ने फटी हुई जीन्स और एक लेदर जैकेट पहनी थी जिस पर जगह जगह कीचड़ और शायद खून के धब्बे थे। उसके छोटे बाल बिखरे हुए थे और वो एक सेब चबा रही थी जिसे शायद उसने लिफ्ट की लॉबी से उठाया था। उसके भारी बूट्स रिया के इटालियन मार्बल पर मिट्टी के निशान छोड़ रहे थे। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अर्जुन, रिया चिल्लाई, ये क्या मजाक है? तुम इस सड़क छाप को मेरे पेंट हाउस में लाए हो? तुम्हें पता है ये कालीन कितने का है? निशा ने सेब का एक बड़ा टुकड़ा काटा और जोर से चबाया। कच कच कच। उसने रिया को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे कोई शेरनी किसी पालतू बिल्ली को देख रही हो। ओ हेलो प्लास्टिक डॉल, सड़क छाप मत बोल, वरना तेरी ये मेकअप वाली शक्ल सड़क पर ही मिलेगी। और वैसे कालीन को देखते हुए, ये कालीन बहुत सफ़ेद है, इस पर खून के छींटे बहुत प्यारे लगेंगे। रिया डर कर एक कदम पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आया कि ये धमकी थी या मजाक। इसे बाहर निकालो। रिया ने अपना गिलास टेबल पर पटका। मेरे घर में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है। अर्जुन, मैंने तुम्हें बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था, किसी सर्कस के लिए नहीं। अर्जुन, जो अब तक खामोश खड़ा था, धीरे से चलकर दोनों के बीच आ गया। उसने रिया के बार काउंटर से पानी की बोतल उठाई और एक घूंट पिया। बैठ जाओ। अर्जुन की आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें इतना वजन था कि कमरे का तापमान गिर गया। दोनों के दोनों। मैं नहीं बैठूंगी, रिया ने जिद की। मैंने कहा बैठो, अर्जुन ने इस बार थोड़ा जोर देकर कहा। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसने रिया को याद दिलाया कि ये वही आदमी है जिसने उसे भरी महफिल में हराया था। रिया धम्म से सोफे पर बैठ गई। निशा भी टेबल के किनारे पर कूद कर बैठ गई और अपने बूट से टेबल को ठपठपाने लगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। रिया, ये निशा है, ये गुंडी नहीं है, ये हमारा कवच यानी आर्मर है। जहां तुम्हारा पैसा और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देंगे, वहां इसकी गोलियां चलेंगी। अर्जुन ने निशा की तरफ मुड़ा। और निशा, ये रिया है, ये प्लास्टिक डॉल नहीं है, ये हमारा बैंक और हमारा मैप है। इसके बिना हम हिमालय के बेस कैंप तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। निशा ने एक आंख दबाई। ठीक है बॉस, अगर तुम कहते हो तो मैं इसे नहीं मारूंगी, अभी के लिए। रिया ने नाक सिकोड़ी। ठीक है, मुद्दे पे आओ। तुमने वो 100 करोड़ का डिकोडर क्यों दिया? तुम चाहते क्या हो? अर्जुन ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली और रिया की तरफ बढ़ा दी। उस डिकोडर को अपने सिस्टम से कनेक्ट करो और इस ड्राइव को डिक्रिप्ट करो। इसमें एक फ्रीक्वेंसी कोड है जो मुझे 5 साल पहले मिला था। रिया ने झिझकते हुए पेन ड्राइव ली। वो अपनी डेस्क पर गई जहां दुनिया के सबसे एडवांस कंप्यूटर रखे थे। उसने अर्जुन का दिया हुआ रशियन डिकोडर एक केबल के जरिए अपने सिस्टम से जोड़ा। रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह चलने लगी। स्क्रीन पर हरे और लाल रंग के कोड्स की बारिश होने लगी। निशा पीछे खड़ी होकर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो बोर होने का नाटक कर रही थी। ये एन्क्रिप्शन बहुत पुराना है, रिया बड़बड़ाई। ये रशियन मिलिट्री ग्रेड है। अगर मेरे पास ये डिकोडर नहीं होता तो इसे तोड़ने में 10 साल लग जाते। अचानक कंप्यूटर ने एक बीप साउंड किया। एक्सेस ग्रांटेड।
कमरे की लाइटें अपने आप धीमी हो गई। लिविंग रूम के बीचों बीच लगी एक बड़ी टेबल के ऊपर से नीली लेजर किरणें निकली और हवा में एक 3D होलोग्राम बन गया। ये एक नक्शा था, लेकिन किसी शहर का नहीं, ये हिमालय के पहाड़ों का नक्शा था। ये क्या है? निशा ने पूछा। अब उसका मजाक गायब हो चुका था। होलोग्राम जूम इन हुआ। एक विशाल बर्फ से ढके पहाड़ के अंदर का दृश्य सामने आया। वो पहाड़ अंदर से खोखला था। उसके अंदर 10 मंजिला गहरी इमारत बनी हुई थी जो जमीन के नीचे पाताल तक जा रही थी। लेडीज, अर्जुन की आवाज भारी हो गई। द केज में आपका स्वागत है। रिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये जेल नहीं है, ये तो एक किला है। देखिए, हर फ्लोर पर थर्मल स्कैनर्स हैं, दीवारों के अंदर मोशन डिटेक्टर्स लगे हैं और यहाँ, रिया ने नक्शे के एक हिस्से को बड़ा किया, यहाँ वेंटिलेशन शाफ्ट में भी लेजर ग्रिड्स हैं। अगर एक चूहा भी अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो भून दिया जाएगा। अर्जुन ने नक्शे के सबसे निचले हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां एक लाल रंग का बिंदु चमक रहा था। सेल 99। मेरे पिता यहाँ हैं, सबसे नीचे, जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती। तभी स्क्रीन पर एक फाइल खुली। एक आदमी का चेहरा सामने आया। गंजा सिर, आंखों पर गोल चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी मरे हुए इंसान की लगती थी। और ये हमारा यमराज है, डॉक्टर जीरो, इस जेल का वार्डन। दुनिया इसे एक साइंटिस्ट मानती है, लेकिन असलियत में ये एक कसाई है। ये कैदियों को सजा नहीं देता, ये उन पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करता है। साया जैसे राक्षस इसी की देन है। कमरे में सन्नाटा छा गया था। निशा ने अपनी चाकू घुमाना बंद कर दिया था। रिया के चेहरे का रंग उड़ गया था। अर्जुन, रिया की आवाज कांप रही थी। यह नामुमकिन है, हम अंदर नहीं जा सकते। नक्शा देख रहे हो? पहाड़ के चारों तरफ 5 किलोमीटर तक नो मैन्स लैंड है। वहां स्नाइपर्स तैनात है। अगर हम जमीन के रास्ते गए तो गेट से 2 किलोमीटर पहले ही मार दिए जाएंगे। मुझे पता है, अर्जुन ने कहा। तो फिर, रिया चिल्लाई, हम क्या करेंगे? खोद कर नीचे से जाएंगे। वहां की जमीन बर्फ की चट्टान है। अर्जुन ने होलोग्राम की तरफ देखा, फिर ऊपर छत की तरफ देखा। अगर हम जमीन से नहीं जा सकते और नीचे से नहीं जा सकते, अर्जुन ने धीरे से कहा, तो हम वहां से जाएंगे जहां वो हमें कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। कहां से? निशा ने पूछा। अर्जुन ने उंगली से ऊपर इशारा किया। आसमान से। रिया हंसी, एक घबराहट भरी, अविश्वास वाली हंसी। तुम मजाक कर रहे हो? तुम कहना चाहते हो कि हम वहां पैराशूट से उतरेंगे? अर्जुन, वहां का तापमान -40 डिग्री है और रेडार, उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है। कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर वहां 10 मील के दायरे में भी नहीं आ सकता। नॉर्मल जंप नहीं, टेबल पर झुकते हुए अर्जुन ने कहा। उसकी आंखें अब रिया की आंखों में गड़ी थीं। हेलो जंप। निशा ने सीटी बजाई। हेलो जंप, वो तो स्पेशल फोर्सेस करती है ना। 30,000 फीट से कूदना और जमीन के बिल्कुल पास आके पैराशूट खोलना। बिल्कुल, अर्जुन ने कहा। हम 35,000 फीट की ऊंचाई से कूदेंगे, कमर्शियल एयरप्लेन की ऊंचाई से। इतनी ऊपर रेडार हमें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि हम बहुत छोटे होंगे। हम फ्री फॉल करेंगे लगभग 2 मिनट तक, और जब हम जमीन से सिर्फ 2,000 फीट ऊपर होंगे तब पैराशूट खोलेंगे। रिया अपने माथे से पसीना पोंछने लगी, जबकि एसी फुल स्पीड पर चल रहा था। तुम पागल हो गए हो? 35,000 फीट? वहां ऑक्सीजन नहीं होती। हमारा खून उबलने लगेगा, हम जम जाएंगे। इसलिए हम ऑक्सीजन मास्क और थर्मल सूट्स पहनेंगे। रिया, तुम्हारे पास पैसा है। मुझे दुनिया के बेस्ट थर्मल सूट्स और स्टेल्थ पैराशूट चाहिए। वो पैराशूट जो रेडार पर ना दिखे। और अगर पैराशूट नहीं खुला या अगर हम तूफान में फंस गए तो हम मर जाएंगे, अर्जुन ने सपाट आवाज में कहा। मैंने पहले ही कहा था रिया, ये बिजनेस ट्रिप नहीं है, ये है 1 वे टिकट। वापसी की कोई गारंटी नहीं है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ तूफान की आवाज बाहर से आ रही थी। रिया ने अर्जुन को देखा, फिर निशा को देखा। निशा, जो अभी अभी मौत की बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। रिया ने अपनी मुट्ठी भींची। वो एक बिजनेस वूमन थी। वो नफा नुकसान देखती थी। इसमें सिर्फ नुकसान था, जान का नुकसान। लेकिन फिर उसे याद आया, उसकी अपनी जिंदगी, खाली पेंट हाउस, झूठे दोस्त, मतलब के रिश्ते। आज पहली बार किसी ने उसे एक ऐसा सौदा ऑफर किया था जहां पैसा नहीं बल्कि जिगर दाव पर लगा था। रिया ने एक गहरी सांस ली। मुझे ब्लैक कलर का सूट चाहिए, रिया ने कांपती हुई लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। और अगर मैं मर गई तो मेरी वसीयत में लिखा है कि मेरी सारी जायदाद मेरे कुत्ते के नाम होगी। तुम दोनों को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अर्जुन मुस्कुराया, एक बहुत ही हल्की, गर्व भरी मुस्कान। ढील, अर्जुन ने कहा। निशा ने टेबल पर छलांग लगाई। यस, चलो पक्षी बनते हैं। 6 घंटे बाद मुंबई प्राइवेट एयरपोर्ट, सुबह के 4 बजे।
रनवे पर एक काला मिलिट्री ग्रेड ट्रांसपोर्ट विमान खड़ा था। उसकी इंजन की गड़गड़ाहट से पूरी जमीन हिल रही थी। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। अर्जुन, रिया और निशा रनवे पर खड़े थे। तीनों ने काले रंग के टैक्टिकल बॉडी सूट्स पहन रखे थे। ये सूट्स किसी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम जैसा लग रहे थे, टाइट, बुलेट प्रूफ और थर्मली इंसुलेटेड। उनके चेहरों पर ऑक्सीजन मास्क थे जो अभी गले में लटके हुए थे। उनकी पीठ पर भारी पैराशूट बैग्स थे। निशा अपनी नई स्नाइपर राइफल को ऐसे सहला हुई थी जैसे वो कोई छोटा पिल्ला हो। ओह बेबी, तुम्हें ठंड तो नहीं लगेगी ना? वो अपनी गन से बात कर रही थी। रिया थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। वो बार बार अपने गैजेट्स चेक कर रही थी। कलाई पर बंधा अल्टीमीटर, हैकिंग डिवाइस और जीपीएस। उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन उनके पास आया। उसने रिया के कंधे पर हाथ रखा। डर लग रहा है? रिया ने झूठ नहीं बोला, बहुत ज्यादा। मैंने आज तक सबसे रिस्की काम यह किया है कि बिना मेकअप के बाहर निकली हूं, और अब तुम मुझे 35,000 फीट से कूदने को कह रही हो। डर अच्छा है, अर्जुन ने कहा। डर तुम्हें जिंदा रखता है, बस उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। जब हवा में होगी तो सिर्फ मेरी आवाज सुनना। खन्ना जी जो उन्हें छोड़ने आए थे, एक कोने में खड़े होकर अपनी आंखों से आंसू पोंछ रहे थे। वो जानते थे कि शायद ये आखिरी बार है जब वो छोटे सरकार को देख रहे हैं। अर्जुन खन्ना जी के पास गया और उन्हें गले लगाया। अगर मैं वापस ना आऊं, अर्जुन ने धीरे से कहा, तो कंपनी बेच देना और किसी अनाथ आश्रम को दान कर देना, लेकिन हार मत मानना। आप वापस आएंगे? खन्ना जी ने सिसकते हुए कहा। रायचंद का खून कभी हार नहीं मानता। पायलट ने इशारा किया। सर, मौसम और खराब हो रहा है, अगर अभी नहीं निकले तो टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। चलो, अर्जुन ने कमांड दी। तीनों रैंप पर चलकर विमान के अंदर गए। भारी लोहे का दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। धड़ाम। विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और कुछ ही पलों में मुंबई की जमीन को छोड़ दिया। विमान के अंदर सिर्फ लाल रंग की इमरजेंसी लाइट्स चल रही थीं। ऊंचाई 30,000 फीट, तापमान -45 डिग्री सेल्सियस। अर्जुन, रिया और निशा कार्गो बे के किनारे खड़े थे। उनके ऑक्सीजन मास्क अब चेहरों पर थे। उनकी सांसों की आवाज मास्क के अंदर गूंज रही थी। हू हा, हू हा। पायलट की आवाज उनके ईयरपीस में आई। ड्रॉप जोन 2 मिनट में, हम रडार की रेंज में आ रहे हैं, आपको जल्दी कूदना होगा। अर्जुन ने रिया और निशा की तरफ देखा और थम्स अप किया। कार्गो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मौत ने उनका स्वागत किया। बाहर एक भयंकर बर्फीला तूफान चल रहा था। हवा की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ऐसा लग रहा था कि कोई राक्षस बाहर चीख रहा है। अंदर का तापमान एकदम से गिर गया। रिया ने नीचे देखा, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ सफ़ेद बादल और काला अंधेरा। उसे चक्कर आने लगा। मैं नहीं कर सकती, रिया चिल्लाई, लेकिन हवा के शोर में उसकी आवाज़ दब गई। वो पीछे हटने लगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने रिया की आंखों में देखा। मास्क के पीछे उसकी आंखें कह रही थीं, मुझ पर भरोसा रखो। अर्जुन ने 3 उंगलियां उठाईं। 3, 2, 1, जंप। अर्जुन ने रिया को खींचा और अंधेरे में छलांग लगा दी। निशा उनके पीछे हंसते हुए कूदी, वूहू! और अगले ही पल वे तीनों विमान से बाहर थे। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें पकड़ लिया और वे धरती की तरफ किसी उल्कापिंड की तरह गिरने लगे। चारों तरफ सिर्फ सफ़ेद कोहरा था। हवा उनके शरीरों को चीर रही थी। वे द केज की तरफ गिर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि नीचे डॉक्टर जीरो अपनी प्रयोगशाला में बैठा एक स्क्रीन पर 3 छोटे डॉट्स को गिरते हुए देख रहा था। डॉक्टर जीरो ने अपने हाथ में वाइन का गिलास घुमाया और मुस्कुराया। स्वागत है मेरे नए चूहों, डॉक्टर जीरो बुदबुदाया। पिंजरा खुला है।